हाल ही में केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है, एक बिल पास किया है लोकसभा और राज्यसभा में, ओबीसी रिजर्वेशन बिल। अब ये रिजर्वेशन मतलब क्या है? ठीक है, ओबीसी कैटेगरी पहले भी होती थी, रिजर्वेशन पहले भी मिलता था, अब इस नए बिल की जरूरत क्या आन पड़ी? ठीक, और ये बिल कहता क्या है, करता क्या है? बहुत से क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं कि ये बिल करेगा क्या? क्या ये बिल जो पहले से जो कम्युनिटीज़ हैं ओबीसी कैटेगरी में उन्हें निकालेगा, या कोई नई कम्युनिटी ऐड करेगा, या जो रिजर्वेशन है उसका परसेंटेज कम या ज़्यादा करेगा? आम जनता की ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? इन सब सवालों के हम जवाब लेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। देखो, हम सबको पता है कि हमारे यहाँ दो तरह की गवर्नमेंट पाई जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। दोनों ही अपनी अपनी ओबीसी कैटेगरी, अपनी अपनी जो कैटेगरीज लिस्ट है वो जारी करती है। जो सेंटर है वो क्लासीफाई करती है एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, इनमें क्लासिफिकेशन करती है। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट भी इसी तरह से क्लासिफिकेशन करती हैं एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल में। और एक और नई कैटेगरी जुड़ गई है, इकोनॉमिकली वीकवर्ड सेक्शन। तो इस तरह से पूरी सोसाइटी का क्लासिफिकेशन किया जाता है और इसी बेसिस पर रिजर्वेशन दिए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जॉब में इस लिस्ट के हिसाब से, अपनी लिस्ट के हिसाब से रिजर्वेशन देती है, और स्टेट गवर्नमेंट अपनी लिस्ट के हिसाब से रिजर्वेशन देती है जॉब्स में। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये व्यवस्था तो पहले भी थी, तो आज 2021 को इसकी जरूरत क्या आन पड़ी? क्या इसमें चेंज हुआ है? इस व्यवस्था में क्या चेंज हुए हैं? तो इसे जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा, 2018 में हमने एक अमेंडमेंट किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वो था हमारा 102nd अमेंडमेंट। उसमें हमने कुछ चेंजेस किए थे। ये हमारे दो आर्टिकल्स में मेनली बदलाव करता है। आर्टिकल हमारा 338B एंड आर्टिकल 342। एक क्लॉज इंसर्ट कर देता है, बी क्लॉज। इसमें क्या कहता है कि देयर शैल बी ए कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस नोन एज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये क्या कर रहा है, जो हमारी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस पहले भी थी, ऐसा नहीं इस अमेंडमेंट से पहले नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे मेंशन करने के बाद नेशनल कमीशन एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाती है, ये इसके पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आ जाती हैं। और साथ ही साथ दूसरा जो हमारा अमेंडमेंट था, आर्टिकल 342, इसमें एक क्लॉज अमेंड किया गया था, ए। इसमें क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट मे विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट, यानी प्रेसिडेंट हैव द पावर टू अपॉइंट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर। यहाँ पे बोलता है कि प्रेसिडेंट के पास भी पावर है कि वो एनसीबीसी कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन 2018 में हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंचा, मराठा जजमेंट। मराठा जजमेंट में क्या था कि महाराष्ट्र सरकार ने मराठास को रिजर्वेशन देने की बात कही, तो उन्होंने रिजर्वेशन दिया, तो उनकी क्या हुआ, 50% सीलिंग से ज़्यादा उनका रिजर्वेशन हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने एक लिमिट तय की हुई है, अगर कोई भी सरकार रिजर्वेशन देती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, तो उसमें क्या होगा कि रिजर्वेशन, टोटल रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस 50% के अंदर आपके ओबीसी, एससी, एसटी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जितना भी आप रिजर्वेशन देना चाहते हो, इन 50% के अंदर ही दोगे, इसके बाहर नहीं दोगे। जो बचा हुआ 50% है वो अनरिजर्व रहेगा, वो जनरल के लिए रहेगा, वो उसमें कोई फाइट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो सीलिंग थी वो ब्रीच हो गई, सीलिंग से ज़्यादा रिजर्वेशन आ गया। तो मराठा जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनवैलिड कर दिया। साथ ही साथ जो हमारे 2018 का जो अमेंडमेंट एक्ट है, इसका रिव्यू लिया कि एनसीबीसी अपॉइंट करने की पावर प्रेसिडेंट की है, तो इसने इंटरप्रेट किया कि ओनली प्रेसिडेंट हैव द पावर टू अपॉइंट द एनसीबीसी। लेकिन यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं था कि ओनली वर्ड, यहाँ मे वर्ड यूज था कि कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे इस तरह से इंटरप्रेट किया कि ओनली प्रेसिडेंट हैव द पावर टू अपॉइंट एनसीबीसी। इससे क्या हुआ, जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनकी पावर छिन गई, अब वो इसे अपॉइंट नहीं कर सकते। अब सिर्फ सेंटर अपॉइंट करेगा, यानी प्रेसिडेंट सिर्फ अपॉइंट करेंगे, बाकी और कोई एनसीबीसी कमीशन को अपॉइंट नहीं कर सकता। अगर एनसीबीसी कमीशन अपॉइंट नहीं कर सकता तो ओबीसी लिस्ट नहीं बन सकती, और ना ही एससी, एसटी ये कोई लिस्ट बन सकती हैं। तो सब लिस्ट बनाने की पावर किसके पास पहुंच गई, सेंटर के पास। 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये तय किया कि जो इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट का, उससे हम थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पे एक अमेंडमेंट किया, अमेंड था हमारा ओबीसी रिजर्वेशन बिल 2021। तो इसमें क्या किया, इसमें जो कहा था कि प्रेसिडेंट मे हैव द पावर, यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट हैव द पावर टू अपॉइंट एनसीबीसी, ऑल्सो द स्टेट हैव द पावर टू अपॉइंट एनसीबीसी एट देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी। स्टेट गवर्नमेंट को भी ये पावर दे दी गई है कि वो भी एनसीबीसी को अपॉइंट कर सकते हैं। बस इसमें इतना सा चेंज है हमारे ओबीसी रिजर्वेशन बिल में
कि अब स्टेट गवर्नमेंट भी एनसीबीसी कमीशन जारी कर सकती हैं, अपॉइंट कर सकती हैं। ओबीसी लिस्ट पहले जारी करती थी, लेकिन 2018 के बाद ये जारी नहीं कर पा रही थी। 2018 के बाद इन सब पर रुक गए थे। और 2021 में अमेंडमेंट बनने के बाद ये सब फिर से लागू हो जाएगा। जैसा पहले चल रहा था वैसा ही चलेगा। ऐसा कुछ खास बदलाव होने वाला है नहीं जिसकी हम लोग उम्मीद करो, या रिजर्वेशन किसी का कटेगा घटेगा, या कोई नई कैटेगरी आएगी या जाएगी, ऐसा कुछ इसमें होने वाला नहीं। जैसा पहले था वैसा ही चलेगा। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगा।